Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 103 इंट्रोडक्शन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 5 को हम कवर करेंगे, विच इज़ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें कि हमने अब तक पढ़ा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और डिफरेंट जो साइकोमेट्रिक अप्रोचेज और कॉग्निटिव अप्रोचेज है इंटेलिजेंस को लेकर के, वो सब हमने पढ़ी। अब हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि असेसमेंट यानी कि टेस्ट कौन कौन से हैं इंटेलिजेंस के अंदर, सबसे पहला टेस्ट किसने दिया था, क्या उसमें प्रोसीजर था उसको असेस करने का, तो वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट क्या है। सो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर आप इग्नू से हैं तो इसमें से कुछ नहीं लिखना आपको, बस जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं सिर्फ उतना आपको पढ़ना है, मेन वही है। सबसे पहला क्या है कि फ्रेंच फिजिशियन थे सैगविन, जिन्होंने 1837 में अपना फर्स्ट स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन के लिए एस्टैब्लिश करा था। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की। तो जब हमें इंटेलिजेंस के बारे में पता चला था कि इंटेलिजेंस होती है, मेंटली रिटार्ड भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया क्यों था? ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से स्लो लर्नर्स हैं, कौन से फास्ट लर्नर्स हैं। अगर स्लो लर्नर्स हैं तो क्यों हैं और हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं। हमारे साइकोलॉजी में यही काम है कि हम ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे ऐसी टेक्निक्स का हम बना सकें ताकि जिन लोगों को लाइफ में सर्वाइव करने में कुछ प्रॉब्लम है, लर्निंग में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, तो हम उसको ठीक कर सकें। तो वैसे ही जो एक फिजिशियन थे सैगविन, इन्होंने 1837 में अपना पहला स्कूल एस्टेब्लिश करा था मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन के लिए, एम्प्लॉइंग फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब जो इन्होंने स्कूल बनाया था, अपना पहला एस्टेब्लिश करा था, उसमें ये करवाते क्या थे? ही वॉज एम्प्लॉइंग फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ये फिजियोलॉजिकल मेथड का यूज करते थे, ऐसी ट्रेनिंग करवाते थे जिसमें कि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती थी जिससे कि हम सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन कर सकें। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक्सरसाइजेज होती थी, हम मोटर कंट्रोल कर सके, उसके लिए एक्सरसाइजेज करवाई जाती थी। सैगविन ने जो भी प्रोसीजर्स यूज करे थे वो नॉन वर्बल टेस्ट में, परफॉर्मेंस टेस्ट में भी यूज किए जाने लगे। अब सैगविन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, ये जो इनका टेस्ट था सैगविन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, required the individual to insert blocks of different shape into the corresponding depression space on a board as quickly and perfectly as possible। अब इनका जो टेस्ट था सैगविन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, इसमें होता क्या था कि इनके बच्चों को ये कुछ ब्लॉक्स देते थे, ठीक है, कुछ इनके पास ब्लॉक्स होते थे जिनको कि उनके पास एक बोर्ड होता था जिसमें कुछ डिप्रेशन यानी कि कुछ स्पेस होता था, तो उनको जज करना होता था कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है ये कौन से स्पेस में जाएगा। ठीक है, आपके पास एक वॉल है, उसमें बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है, स्पेसेस हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स हैं, कोई छोटा है कोई बहुत बड़ा है। तो आपको क्या करना है इस पूरे टास्क में, उस पूरे टेस्ट में, कि वो ब्लॉक्स उठाने हैं और वो उस बोर्ड में जितने भी गैप्स हैं उसको फिल करना है। आपको वही ब्लॉक उठाना है जो कि उस पर्टिकुलर गैप में फिल हो सके। ठीक है, तो ये पूरा एक टेस्ट था और ये टेस्ट जो आज भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो ये तो क्या हिस्ट्री ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। अब हम जो पहली चीज़ में पढ़ने वाले कि फर्स्ट स्केल किसने कंडक्ट करा था, किसने डेवलप करा था? अब साइमन स्केल। तो जो पहला इंटेलिजेंस स्केल था वो अल्फ्रेड बेनेट ने और साइमन ने मिलकर के बनाया था, जिसका नाम क्या है, द बेनेट साइमन स्केल। और ये पहला इंटेलिजेंस स्केल। अब ये इंटेलिजेंस टेस्ट बना क्यों था? ये पहला टेस्ट इसलिए बना था ताकि हम स्लो लर्नर्स में और फास्ट लर्नर्स में डिफरेंशिएट कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं वो फास्ट लर्नर हैं, कौन से स्टूडेंट स्लो लर्नर है, और जो स्लो लर्नर्स हैं क्या रीजंस हैं कि वो स्लो लर्नर है। ठीक है, क्या रीज़न है इसके पीछे और हम कैसे उन रीजंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि वो जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ सके, चीज़ों को जल्दी से याद कर सके, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके हम लोग। इस वजह से 1904 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने अल्फ्रेड बिनेट को अपॉइंट करा था ताकि वो एक ऐसा मेजर डेवलप कर सके ताकि वो नोटिस कर सके बिलो एवरेज इंटेलिजेंस फॉर देयर एज, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों स्लो लर्नर्स हैं, क्या रीजंस है उसके पीछे, इस सब के लिए। और इसी वजह से, इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के 1905 में बेनेट ने साइमन की मदद से पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसको डेवलप करा था, जिसको हम लोग जानते हैं बेनेट साइमन स्केल के नाम से। अब इस स्केल में था क्या? इस स्केल में टोटल 30 प्रॉब्लम्स थी, मेजरिंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अब जो 30 प्रॉब्लम्स थी वो किस चीज़ को मेजर करती है? बहुत सारे हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे जजमेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको कि वो 30 प्रॉब्लम्स मेजर कर सकती हैं। बेनेट को लगता था, उनका मानना था कि ये जो फंक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसेंशियल है हमारे इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स में। इस वजह से उन्होंने ऐसी 30 प्रॉब्लम्स बनाई जिससे कि वो सारे जो फंक्शनिंग है इस सबको मेजर कर सके। दीज आइटम्स वर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। अब ये जो सारे 30 प्रॉब्लम्स थी इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा हुआ था कि सबसे, जैसे गेम्स में होता है ना, लेवल 1 ईजी होता है, लेवल 2 उससे हार्ड होता है, लेवल 3 उससे भी हार्ड होता है। इसी तरीके से इन्होंने 30 प्रॉब्लम्स को अरेंज करा था असेंडिंग ऑर्डर में, डिफिकल्टी के लेवल पर। और इसमें टोटल इन्होंने क्या करा, ये जो टेस्ट है इन्होंने 50 नॉर्मल चिल्ड्रन के ऊपर असेस करा था। ये जो टेस्ट है ये इन्होंने 50 नॉर्मल चिल्ड्रंस के ऊपर भी असेस करा था।
जो जिनकी एज क्या है 3 to 11 ईयर्स के अंदर। साथ में इन्होंने मेंटली रिटार्ड कुछ बच्चे लिए जो मेंटली रिटार्ड थे, उनके ऊपर भी इसको असेस करा, और साथ में कुछ अडल्ट्स के ऊपर भी असेस करा, ताकि डिफिकल्टी लेवल को देख सकें कि हमने जो डिफिकल्टी लेवल लिया है क्या वो एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट है या नहीं है। मतलब पहले इन्होंने 50 जो स्टूडेंट्स थे नॉर्मल उनके ऊपर करा, जिनकी एज 3 to 11 ईयर्स थी, मेंटली रिटार्ड भी लिए इन्होंने उसमें से कुछ, और कुछ इन्होंने अडल्ट स्टूडेंट्स लिए, अडल्ट बच्चे लिए, ताकि वो जो टेस्ट है, जो स्केल इन्होंने डेवलप करा, उसके डिफिकल्टी लेवल को भी ये लोग असेस कर सके, मेजर कर सके। अब ये जो स्केल फर्स्ट टाइम बना था, इसमें एक प्रॉब्लम भी थी। देखो, अब कोई चीज़ पहली बार बनती है एकदम से तो सही बनेगी नहीं, उसमें कोई ना कोई कमी तो होगी। तो इसमें क्या कमी थी? इन दिस स्केल नो प्रिसाइज मेथड टू कैलकुलेट द टोटल स्कोर्स वॉज अवेलेबल। कि मतलब उस टाइम पर जो ये स्केल बना था, कोई भी एक क्लियर मेथड नहीं था हमारे पास, एक प्रिसाइज मेथड नहीं था कि हम जो सारी स्कोर्स हैं उसको कैलकुलेट कर सकें। ऐसा कोई भी मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर। तो इस स्केल को क्या हुआ, आगे चल करके रिवाइज करा गया। अब ये जो स्केल है हमारा फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, ये रिवाइज करा गया। ये रिवाइज हुआ हमारा 1908 में। 1908 में बेनेट और साइमन ने ही इसको दोबारा से रिवाइज करा था, क्योंकि पहले वाले टेस्ट में हमने देखा कि जो कमी थी कि कोई हमारे पास प्रिसाइज मेथड नहीं था स्कोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। और साथ में इन्होंने जो नया टेस्ट बनाया है 1908 का जो वर्जन आया था इस टेस्ट का, इसमें क्या है कि और भी बहुत सारे इन्होंने पाया कि जो पहले का जो स्केल था उसमें बहुत ही सिंपल टास्क थे। जो हमने 30 प्रॉब्लम्स देखी थी ना, वो थोड़ी ईजी थी। तो फिर उन्होंने क्या करा, कुछ उन आइटम्स को निकाल करके कुछ नई डिफिकल्ट आइटम्स और उसमें ऐड ऑन कर दिए थे। 1908 के वर्जन में मैनी ऑफ द वेरी सिंपल आइटम्स वर ड्रॉप्ड एंड न्यू आइटम्स वर एडेड। पुरानी जो जितने भी आइटम्स थे उनको निकाल दिया गया, कुछ आइटम्स को जो कि ज़्यादा ईजी थी उनको निकाल दिया गया, और थोड़ी और डिफिकल्ट आइटम्स को उसमें ऐड ऑन कर दिया गया। साथ में मेजर भी इन्होंने बनाया। और एक जो सबसे बड़ा इसमें इनोवेशन हुई थी इस टेस्ट में, द मेजर इनोवेशन ऑफ दिस लेटर वर्जन वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मेंटल लेवल। अब इन्होंने इस टेस्ट में क्या है, नए वर्जन में एक नया कंसेप्ट इन्होंने दिया जिसका नाम है मेंटल लेवल, जिसको हम लोग ने क्या पढ़ा है, मेंटल एज। ये कंसेप्ट इन्होंने दिया। द टेस्ट वॉज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन अबाउट 300 चिल्ड्रन ऑफ 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज। अब हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी टेस्ट होता है उसको स्टैंडर्डाइज भी होना होता है, उसको रिलायबल भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, नॉर्म्स भी उसको सारी फॉलो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें टेस्ट में होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसे एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के रूप में मानते हैं। तो वैसे ही इस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए इन्होंने इस टेस्ट को टोटल 300 चिल्ड्रन के ऊपर करा था, जिनकी एज थी 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 300 स्टूडेंट्स के ऊपर, 300 चिल्ड्रन के ऊपर इन्होंने इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करा था। बेनेट एंड साइमन अरेंज द आइटम्स अकॉर्डिंग टू द एज लेवल, और उन्होंने सारे आइटम्स को एज अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था। All the items typically passed by a particular age group were placed at that particular age level. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 300 स्टूडेंट्स लिए, 300 चिल्ड्रन लिए 3 to 13 ईयर्स तक की एज के, यानी कि पूरा जो टेस्ट है, टेस्ट में जितने भी आइटम्स है वो सिर्फ 3 से 13 ईयर्स के एज के स्टूडेंट्स के लिए ही है, बच्चों के लिए ही है। तो अब क्या है कि अब हमें ये भी डिसाइड करना है कि कितने टास्क जो है 3 साल के बच्चे कर सकते हैं, कितने 4 साल के बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें, कोई 3 साल का बच्चा 13 साल के बच्चे के टास्क तो करेगा नहीं। तो हमें ये भी स्टैंडर्डाइज बनाना था कि 3 साल के बच्चा क्या क्या टास्क कर सकता है, सभी 3 साल के बच्चे क्या क्या टास्क कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 3 साल के टास्क भी नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर उसकी मेंटल एज 3 साल से कम है। बेशक उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 3 साल है, बट उसकी जो मेंटल एज है वो 3 साल से कम है। क्यों? क्योंकि 3 साल के जितने भी बच्चे हैं, 300 चिल्ड्रन में से 3 साल के जितने भी बच्चे होंगे सब उन टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। मान लो हमारे पास, अब हम देखते हैं कि मान लो हमारा ये टेस्ट है, इसमें हमारे पास टोटल इतने हमारे पास आइटम्स हैं। ठीक है, ये कुछ आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। टोटल तो वैसे टेस्ट में 30 आइटम्स है, हम ये 7 मान रहे हैं। अब इसमें से हमने क्या, टोटल 300 चिल्ड्रन के ऊपर हमने असेस करा है इसको। ठीक है, सारी जो टेस्ट थे वो हमने 300 बच्चों पे करे हैं। अब हमने देखा कि जो भी पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो 3 आइटम्स है, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 साल के सारे बच्चे इनको कंप्लीट कर दे हैं। मतलब हो सकता है कि एक दो बच्चा कोई 4th वाला भी कर रहा हो, कोई 5th वाला भी कर दे रहा हो, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैक्सिमम जो 3 साल के बच्चे हैं, वो सिर्फ यही 3 टास्क को क्लियर कर पा रहे हैं, और सभी कर पा रहे हैं। मतलब सबने इनको, तो ये मतलब मिनिमम है कि ये 3 तो सबने ही पार करे हैं। तो हमने ये क्या स्टैंडर्डाइज बना दिया इधर कि जिनकी भी बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज 3 ईयर्स है, वो क्या है, इन 3 टास्क को परफॉर्म ईजिली कर लेंगे। ठीक है, अगर वो 4th भी कर लेते हैं तो भी ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि उनकी जो मेंटल एज है वो इससे ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जिसकी बायोलॉजिकल एज तो 3 ईयर्स है, बट वो इसमें से सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है, या फिर एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हाँ, ये जो बच्चा है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो 3 ईयर्स है, बट इसकी मेंटल एज 3 ईयर्स के बच्चे 3 ईयर नहीं है। 3 ईयर टेस्ट बनाया है हमने, पहले 300 बच्चे लिए हैं 3 से 13 साल के। हमने सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सबको लाइन वाइज लगाया है, फिर हमने क्या, सब बच्चों को वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने को दिया है।
जो 3 साल के जितने भी बच्चे थे उन्होंने सिर्फ ये पर्टिकुलर 3 ही जो प्रॉब्लम्स थी उसको वो सॉर्ट आउट कर पाए, उन्हीं को वो सॉल्व कर पाए, और बाकी जो नेक्स्ट 4 थी वो 4 साल के बच्चे कर पाए, नेक्स्ट जो 5 थी वो 5 साल के बच्चे कर पाए। इस तरीके से पूरा इन्होंने टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बनाया है। और इसी टेस्ट को जब हम और स्टूडेंट्स पे अब जब हम यूज़ करते हैं, बच्चों पे जब हम अप्लाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जो पहले की 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि हम 3 साल के बच्चे के ऊपर करें तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो बच्चा ये 3 साल की अगर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे रहा है, सॉल्व कर दे रहा है, मीन्स कि हाँ इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज है वो बराबर है। अगर उससे ज़्यादा कर पा रहा है, अगर ये 4 साल के बच्चे के भी सारे टास्क कंप्लीट कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो तो 3 ईयर है, बट बायोलॉजिकल एज इसकी 4 ईयर्स है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे टास्क को डेवलप करा था और स्टैंडर्डाइज बनाया था। और हम जो भी हमारा स्कोर आता है, हमारे पास जो भी स्कोर आता है उसको मेंटल लेवल में एक्सप्रेस करते हैं। मेंटल लेवल को आगे चल करके जब हम इस टेस्ट को ट्रांसलेट करा है तो हम उसको बोलते हैं मेंटल एज। पहले हम बोलते थे मेंटल लेवल, अब हम बोलते हैं मेंटल एज, तो इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। मेंटल एज वाज बीइंग कंपेयर्ड विद द क्रोनोलॉजिकल एज टू इंडिकेट द इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल लेवल। जो चीज़ हम अभी करते हैं कि जो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है उसको और उसके मेंटल एज को हम कंपेयर करते हैं कि इसकी क्रोनोलॉजिकल एज 2 है या 5 है और इसकी मेंटल एज क्या है। अगर क्रोनोलॉजिकल एज 5 है तो क्या इसकी मेंटल एज भी 5 है या 5 से ज़्यादा या कम है। फिर उसी के बेसिस पर हम क्या है उसकी इंटेलिजेंस को बताते हैं। पहले हम इतना लंबा चौड़ा बताते थे कि हाँ भाई इसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 है, इसकी मेंटल एज ये है, उसके बाद ये अपनी मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज से 2 ईयर रिटार्ड है या फिर 2 ईयर एडवांस है, ऐसे हम बता देते। तो इस चीज़ को हमने एक टर्म दी, हमने इसको एक कंसेप्ट दिया। जैसे कि हमने 5th चैप्टर में बीपीसीसी 101 में 5th चैप्टर में थिंकिंग में हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट क्या होता है, कि हमारे पास कंसेप्ट होता है जो पूरी क्लास को, पूरी एक एंटायर क्लास को वो एक वर्ड से हम लोग शो करते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो पूरा ये हमने जैसे एग्जांपल में इसमें लिखा, इफ एन 8 ईयर ओल्ड इज फंक्शनिंग एट मेंटल लेवल ऑफ 6 ईयर ओल्ड ही और सी इज सेड टू बी रिटार्डेड बाय 2 ईयर्स। ठीक है, हम ऐसे बोलते थे, बट आगे चल के क्या हुआ, जो विलियम्स टर्न थे इन्होंने 1912 में एक टर्म दी, एक टर्म को कॉइन करा जिसको बोलते हैं IQ और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो ये इन्होंने टर्म दी थी। जो पूरा इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बनाया है अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने, और ये जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का टर्म है, ये जो कंसेप्ट है, ये दिया है विलियम्स टर्न ने। और आगे चल के क्या हुआ कि 1911 में जो बेनेट और साइमन का स्केल था इसको तीसरी बार फिर से रिवाइज करा गया। फर्स्ट टाइम तो ये इन्वेंट हुआ था 1905 में, 1908 में इसको सेकंड बार रिवाइज करा गया और 1911 में इसको तीसरी बार भी रिवाइज करा गया। और इसमें भी बहुत सारे जो आइटम्स थे उनको ऐड ऑन करा गया। क्यों? क्योंकि पहले क्या ये सिर्फ 3 से 13 ईयर्स के बच्चों तक था, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया और इसमें आइटम्स ऐड ऑन कर दिए ताकि ये 16 ईयर्स तक के बच्चों पर हम इसको एडमिनिस्टर कर सकें। और जो इसका अमेरिकन वर्जन है, अमेरिकन वर्जन ऑफ द बेनेट साइमन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय टर्मन एंड मैरिल। जो इसका अमेरिकन वर्जन है वो टर्मन और मैरिल ने डेवलप करा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में। और इस वाले टेस्ट को हम स्टैनफोर्ड बेनेट इंटेलिजेंस स्केल बोलते हैं, यानी कि इसमें स्टैनफोर्ड का नाम भी और हमने ऐड कर दिया है। और जो टर्मन थे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 100 से जो हमारा पूरा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज था, पहले हम ऐसे करते थे, फिर इन्होंने 100 को और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो फ्रैक्शन है उसको हम अवॉइड कर सकें। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है IQ का, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये दिया था हमें टर्मन ने। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेस्ड ऑन देयर नेचर। इंटेलिजेंस टेस्ट को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया ब्रॉडली, कि कैसे हम उसको एडमिनिस्टर करें उसके बेसिस पर, और उनका नेचर क्या है, उनके अंदर जो आइटम्स है हमारे उनका नेचर किस तरीके का है। तो हम कैसे उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल और ग्रुप, कि या तो हम किसी सिर्फ एक ही इंसान पर उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सामने हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, एक ही बच्चा है और उसके ऊपर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो हो गया इंडिविजुअल टेस्ट। एक तो ये टाइप हो गया, और हो गया ग्रुप के, हम बहुत सारे लोगों पर एक साथ अप्लाई कर दे रहे हैं, एक ये हमारा टेस्ट हो गया। अब नेचर के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। नेचर क्या हो गया कि हमारे अंदर जो पूरा टेस्ट है उसका जो आइटम्स का कैसा नेचर है, किस तरीके के आइटम्स है उसके अंदर, वर्बल है, नॉन वर्बल है या परफॉर्मेंस है। तो टोटल 5 टाइप्स है जिसको ब्रॉडली हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है। अब है इंटेलिजेंस टेस्ट को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कितनी कितनी सिचुएशंस में हम इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल सेटिंग, सबसे जो कॉमन यूज़ है वो उसका एजुकेशनल सेटिंग में हो सकता है, जिसके लिए इसको बनाया गया था सबसे पहले। ड्यू टू देयर हाईली सिग्निफिकेंट को रिलेशन विद एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेलिजेंस टेस्ट आर वेरी ऑफन यूज्ड एज टेस्ट ऑफ स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो उसको सबसे ज़्यादा जो कोरिलेट करा जाता है वो अकेडमिक अचीवमेंट से करा जाता है, कि जिनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हाई होती है वो ज़्यादा अकेडमिकली सक्सेसफुल होते हैं। ये चीज़ मानी गई है अकेडमिकली, यानी कि कॉलेज और स्कूल लाइफ में जो उनके मार्क्स वगैरह हैं, कैसे कितना वो अचीव कर पा रहे हैं,
कितना वो सक्सेस कर पा रहे हैं एकेडमिकली, वो डिसाइड करते हैं उनका इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस वजह से एजुकेशनल सेटअप में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। सेकंड है, दे आर ऑल्सो यूज्ड विद नॉर्मल एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स फॉर एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। हम नॉर्मल एडोलेसेंट्स पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं उनकी पर्सनल काउंसलिंग के लिए और पर्सनल सिलेक्शन के लिए भी। थर्ड है हमारा, फर्दर इन क्लिनिकल सेटिंग्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला हो गया एजुकेशनल सेटिंग, फिर हो गया नॉर्मल कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं उनकी ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग के लिए, पर्सनल सिलेक्शन के लिए, और साथ में क्लिनिकल सेटिंग्स में। दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि अगर हमें किसी का डायग्नोज बनाना है कि ये पर्सन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसके लिए भी हमें उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ ये डिफरेंट सेटिंग्स है जहाँ पर हम इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब लास्ट इसमें टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टेस्ट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टेस्ट ये जो टॉपिक है ये हमने यूनिट सेकंड में भी हमने पढ़ा है काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आप वो भी पढ़ लोगे तो ये काफ़ी ईजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टेस्ट क्या है कि कोई भी टेस्ट है वो एक अच्छा टेस्ट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें बताइए जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ है। स्टैंडर्डाइजेशन कि जो हमारा टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, नॉर्म्स भी है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक टेस्ट को अच्छा टेस्ट या फिर एक जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको काफ़ी वैलिड बना देती है। तो इसमें सबसे पहले है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है कि जो भी हमारा टेस्ट है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर टेस्ट को हर तरीके से, जैसे हमने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना रखा है कि यही कुछ टॉपिक्स होंगे, यही कुछ आइटम्स होंगे इस टेस्ट के अंदर, इसी तरीके से हम इसकी स्कोरिंग कर सकते हैं। पहले से एक प्रिसाइज मेथड है हमारे पास, है ना, हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज मेथड है कि यही एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, वरना हर एक पर्सन जो उस टेस्ट को अलग अलग मेथड से स्कोरिंग कर सकता है, अलग अलग सब अपनी इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, अपनी सोच लगाएंगे कि हम तो इस टेस्ट को इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, तो वो अलग अलग ना हो, ठीक है। एक पहले से हमारे पास एक रूल हो, एक स्टैंडर्ड रूल हो कि हाँ ये जो तरीका है, ये जो टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का जो मेथड है वो यही एक पर्टिकुलर मेथड है, उसी को सब लोग यूज़ करेंगे। स्कोरिंग का भी एक मेथड है हमारे पास, उसी को सब लोग यूज़ करेंगे, तो वो एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। साथ में रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल क्या कि एक टेस्ट को मैं आज कर रही हूँ, ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग में मैंने किसी का डायग्नोज बनाया कि मेंटली रिटार्ड है, ठीक है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आज मैंने उसका ये टेस्ट बनाया, आज मैंने उसका ये डायग्नोज कराया, 10 दिन बाद मैं उसका डायग्नोज कर रही हूँ दोबारा से, तो मेरे रिजल्ट डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो मेंटली वो डिसेबल्ड है ही नहीं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो टेस्ट था वो रिलायबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स होनी चाहिए, जो पूरे टेस्ट की फाइंडिंग्स होनी चाहिए वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। एक ही जो रिजल्ट है वही बार बार आना चाहिए, चाहे मैं इंडिया में कर रही हूँ उस टेस्ट को उसी पर्सन के ऊपर और उसी पर्सन के ऊपर कोई अमेरिका में उसका टेस्ट कर रहा है, तो सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। कोई 10 दिन में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड था और वो चेंज नहीं हो जाएगा उसका डायग्नोसिस, मतलब कि या तो मैंने करने में उससे गलती करी या फिर वो टेस्ट ही रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी होती है कि कंसिस्टेंसी हो उस कोर्स में, जो भी हमने टेस्ट करा है उसकी जो स्कोर्स है वो कंसिस्टेंट रहे। फिर आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है कि मैंने जिस इंटेंशन से इस टेस्ट को बनाया है, डेवलप करा है कि ये टेस्ट मेरा इंटेलिजेंस को मेजर कर सकता है, उस इंटेलिजेंस को ही वो मेजर करे, रिजल्ट भी हमारा वैसे ही आए। वैलिडिटी अगर किसी टेस्ट के नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो टेस्ट जो कह रहा है कि भाई मैं इंटेलिजेंस मेजर कर सकता हूँ वो नहीं कर रहा। इंटेलिजेंस को छोड़ के बाकी वो सब मेजर कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस को वो मेजर नहीं कर रहा है। हमारा रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा कि पर्सन की जिसके ऊपर हम ये टेस्ट कर रहे हैं ये एक्चुअल में इंटेलिजेंट है या फिर इंटेलेक्चुअल इसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या इसका स्कोर, हम स्कोरिंग ही नहीं कर पा रहे उसकी। तो मतलब जो मेरा इंटेंशन था वो फुलफिल नहीं हुआ है, वो फुलफिल नहीं हुआ है। टेस्ट जो कह रहा था कि मैं ये चीज़ मेजर कर सकता हूँ वो नहीं कर रहा, मीन्स कि वो टेस्ट क्या वैलिड नहीं है। तो ये कुछ हमारी गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी टेस्ट की, जो कि उसमें होनी चाहिए, तभी हम उस टेस्ट को मान सकते हैं कि हाँ इसकी जो रिजल्ट्स हैं उस पे सब लोग बिलीव कर सकते हैं और वो करेक्ट फाइंडिंग है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है उससे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो सबको याद रहनी चाहिए। और इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो इधर खत्म होती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।